चलिएगा, तो एक छोटे से टॉपिक की हेडिंग डालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट शेयर प्राइस PCO by using CAPM and strategy of investor for buy, sale, hold of securities. देखिएगा, इस पर भी हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। हमें CAPM मॉडल का यूज करके P0 यानी प्राइस ऑफ शेयर कैलकुलेट करना है, और साथ ही साथ ये बताना है कि इन्वेस्टर उस प्राइस को देखते हुए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा, यानी क्या वो नए शेयर्स खरीदने की तरफ जाएगा, या वो जो शेयर्स उसके पास हैं उन्हें ऑलरेडी होल्ड करेगा, या उन शेयर्स को लिक्विडेट कर देगा और मार्केट में बेच देगा। ठीक है, जनरली ये स्ट्रेटेजी सेल वर्सेस होल्ड कहलाती है। देखिए, हम बाय की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि यहां पर हमारे पास अभी मनी के अरेंजमेंट को लेकर के क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो जनरली इस तरह के क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जाता है वो क्या होता है कि आप ये बताइए, क्या इन बोला इसे बाय, सेल और होल्ड स्ट्रेटेजी जाता है, बट जनरल सेंस में जब मैं आंसर देता हूं तो मैं आंसर किस मैनर में निकालता हूं, क्या वो सिक्योरिटी जिसकी मैंने प्राइस को कैलकुलेट किया है, क्या मुझे उस सिक्योरिटी को अभी भी होल्ड करके रखना चाहिए, या मुझे उस सिक्योरिटी को आज मार्केट में बेच देना चाहिए। देखिएगा, मेरी बात को समझना। स्टेप 1, कैलकुलेट KE, that is cost of equity capital. Calculate KE, that is cost of equity capital by using फॉर्मूला ऑफ CAPM। सबसे पहले मैं CAPM का फॉर्मूला यूज करके KE निकाल लूंगा। RF ये लीजिए, KE is equal to RF plus beta then RM minus RF। स्टेप 2, calculate
P0 that is price of share by using dividend discount model. हम डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का यूज करेंगे और उसका यूज करके हम P0 निकाल लेंगे। तो P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, उस शेयर्स की प्राइस आ जाएगी। सबसे पहले हमने क्या किया, अगर हमें बाय सेल और होल्ड स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है तो सबसे पहले तो KE निकाल लेंगे बाय यूजिंग द CAPM मॉडल। फिर उस KE को हम क्या करेंगे, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के फॉर्मूले पर अप्लाई कर देंगे और वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। स्टेप 3, कंपेयर P0 with given market price and decide strategy. Compare P0 with given market price and decide strategy for investor. ये लीजिए, अब हम P0 को मार्केट प्राइस से क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे और उस आधार पर हम इन्वेस्टर के लिए एक स्ट्रेटेजी बना देंगे। बस लिख लीजिए तीनों स्टेप, फिर आइए इसका प्रैक्टिकल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लिख लिया? यस सर। आइएगा, क्वेश्चन नंबर 18 देखो ये क्या बोल रहा है। An investor is holding 1000 share of the Rishabh company. Presently, the rate of dividend being paid by the company is ₹2 per share, and the shares is being sold at ₹25 per share in the market. आपको दे रखा है कि शेयर्स तो आपने ऑलरेडी हेल्ड कर रखे हैं और जो प्रेजेंट डिविडेंड आपको दिया है यानी D0, जो आपको D0 दिया है वो ₹2 है। और आज अगर आप उन शेयर्स को बेच देते हो तो आज आपको शेयर्स में कितने रुपए मिल जाएंगे, उनको बेचने पर आपको ₹25 आपको पर शेयर अवेलेबल हो जाएगा। आइए, however the several factors are likely to change during the course of the year as indicated below। ठीक है, आज की सिचुएशन दे रखी है और फिर उसके बाद कुछ चेंज्ड सिचुएशन दे रखी है। आपको बताना है कि इन द व्यू ऑफ द अबव फैक्टर्स वेदर द इन्वेस्टर शुड बाय, होल्ड और सेल द शेयर्स एंड बाय। तो आइए सबसे पहले हम एग्जिस्टिंग सिचुएशन और रिवाइज्ड सिचुएशन की केई निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ केई, एग्जिस्टिंग RF प्लस बीटा RM माइनस RF
बताइए, एग्जिस्टिंग की आरएफ आपको दे रखी है 12 प्लस बीटा वैल्यू आपको दे रखी है 1.4 और आरएम और आरएफ का डिफरेंस डायरेक्टली आपको 6 दे रखा है। ये लीजिए, आपके पास एग्जिस्टिंग की के आ गई। मैं इधर ही रिवाइज्ड ले लेता हूं, रिवाइज्ड। आरएफ आपकी आरएफ चेंज होकर 10 रह जाएगी, बीटा 1.25 होगा और रिस्क प्रीमियम आपका 4 हो जाएगा। तो 10 प्लस 1.25 इंटू 4 5 हो गया। ये लीजिए, ये मेरे पास क्या आ गया, एग्जिस्टिंग और रिवाइज्ड दोनों की के आ गई। आइए, P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय K माइनस G। तो देखिए, हमें D0 दे रखा है 2 रुपए, उसको D1 में कन्वर्ट करूंगा तो ग्रोथ रेट चाहिए, तो 1.05 की मेरी ग्रोथ रेट है, डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग की के 0.2040 माइनस 0.05। सॉल्व कर देते हैं अपन इसको, तो 2 इंटू 1.05 2.10 डिवाइड बाय 0.2040 माइनस 0.05। 2.1 डिवाइडेड बाय 0.154, तो ये आ गया 13.64। 13.64। इधर आ जाते हैं, P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय K माइनस G। D0 आपको 2 रुपए दे रखा है, यहां पर आपकी ग्रोथ रेट कितनी है, 9% की एक्सपेक्टेड ग्रोथ है, 1.09 डिवाइडेड बाय 0.15 माइनस 0.09। 2 इंटू 1.09, तो ये आ गया 36.33। ये लीजिए, हमारे पास एग्जिस्टिंग सिचुएशन और रिवाइज्ड सिचुएशन दोनों में हमारे पास क्या आ गई, के आ गई। अब हम डिसीजन ले सकते हैं, आइएगा इधर। बताइए, अब मेरी बात सुनना, मेरा डिसीजन लेने का यहां पर जो मतलब है वो क्या है, वो समझना है अब आपको। देखिएगा, आज अगर शेयर्स को बेच देता हूं तो मुझे 25 रुपए मिलेंगे, क्योंकि आज वो मार्केट में कितने का बिक रहा है, 25 रुपए का बिक रहा है, ठीक है। और अगर मैं इस शेयर को होल्ड करके रखूंगा तो अकॉर्डिंग टू द फैक्टर्स ऑफ द प्राइस, मेरी जो शेयर की वर्थ कैलकुलेट होके आ रही है वो 13.64 है। जानते हो ये 13.64 क्या है, बेसिकली कि अगर आप इस शेयर्स को होल्ड करके रखते हो तो भविष्य में जो भी कमाओगे ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू है,
क्योंकि 25 रुपए भी मुझे आज की प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, और ये वो प्रेजेंट वैल्यू है जो शेयर्स को होल्ड करने पर मुझे मिल सकती है। तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए? अगर होल्ड करूंगा तो जो वर्थ मिलेगी उसकी आज की वर्थ निकाली है 13.64 रुपए, यानी मुझे इतना ही पैसा मिलेगा बस। और जबकि अगर आज ही इस शेयर को बेच देता हूं तो मुझे 25 रुपए मिल जाएंगे। तो भैया सीधी सी बात है, इमीडिएटली इसको लिक्विडेट कर दो और बेच दो। तो लिखो डिसीजन, सिंस current price is more than fair value of share. Since current price is more than fair value of shares, so investor should sell the security. बेच दो भाई, आज ही आप इन शेयर्स को क्या कर दो, बेच दो, क्योंकि आज आपको जो अमाउंट मिल रहा है वो बहुत अच्छा अमाउंट आपको मिल रहा है। लेकिन दूसरे केस में आज बेचोगे तो केवल 25 रुपए मिलेंगे, और अगर होल्ड करते हो तो आपको जो वर्थ मिलेगी वो 36.33। तो यानी व्हाट डज इट मीन, मुझे शेयर्स को क्या करना चाहिए, होल्ड करके रखना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। सिंस करंट प्राइस इज लेस देन fair value of shares, so investor should hold the security। ये लीजिए, इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, इस सिक्योरिटी को होल्ड करके रखना चाहिए। देख लीजिए अब इसको, पूरे क्वेश्चन को। तो आगे बढ़े अपन। क्वेश्चन नंबर 72 स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो हमने फेयर वैल्यू निकाली इसे ही इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोला जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 72। ये आपके सीएमए स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 20 है। आइए देखो ये क्या बोल रहा है, द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 8% एंड द रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो इज 14%।
RF 8% है और RM आपको 14 दे रखी है। If the last dividend on share A was ₹2 and assuming that its dividend and earnings are expected to grow at a constant rate of 5%, the beta of share A is 2.5. Compute the intrinsic value of share A. यानी आपको शेयर की प्राइस निकालनी है और आपको डेटा CAPM का दे रखा है। आइए सबसे पहले KE निकाल लो। RF प्लस बीटा RM माइनस RF, ये लीजिए। RF आपको दे रखी है 8, बीटा वैल्यू है 2.5, 14 माइनस 8, 8 प्लस ये आ गया 15। लीजिए 23% मेरे पास CAPM मॉडल से KE आ गई। नाउ इंट्रिंसिक वैल्यू या P0 अगर मुझे निकालना है तो D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। आपको D0 दे रखा है ₹2, ग्रोथ रेट 1.05, 0.05। टू 2.1 डिवाइड बाय 0.18, 11.67। ये लीजिए। क्लियर है बिल्कुल? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अब आपने यहां जो देखिए ऊपर पढ़ा, मेरी बात को सुनना, यहां मैंने जो डिसीजन लिया था वो डिसीजन लिया शेयर की प्राइसेस के बेसिस पर। ठीक है, अब मैं डिसीजन ले सकता हूं केवल रिटर्न को भी कंपेयर करके कि भाई मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिएगा, मैं एक बार पहले आपको क्वेश्चन करा देता हूं, फिर हम इसको और चर्चा भी कर लेंगे कि क्या मैंने डिसीजन कैसे लिए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 74। CMA स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन नंबर 22 है ये आपका। देखिए बहुत ध्यान से समझना इसने क्या बोला है। देखो ये बोल रहा है, संजीव is contemplating the buying and selling of the shares of the companies M, N and O. He already holds some shares in each of these companies.
उसने इन कंपनियों के शेयर्स ऑलरेडी होल्ड कर रखे हैं। He has the following data in his hand to aid him in his decision and return on Nifty आपको दे रखी है 16। It is रिटर्न ऑफ मार्केट 16। आगे बढ़ते हैं। फिर इसने एक और पॉइंट दिया हुआ है 500 ट्रेजरी बॉन्ड्स ₹500 ट्रेजरी बॉन्ड्स whose return are considered as risk free earn its owners a return of 35। तो मैं इससे आरएफ निकाल सकता हूं। मैंने आपको बोला था कई बार आरएफ के लिए डायरेक्टली रेट गिवन नहीं होगी, लेकिन मुझे ये पता है कि 35 रुपए कमा रहा हूं आज के 500 रुपए की प्राइस पर। तो 35 डिवाइडेड बाय 500, तो लीजिए 7% मेरे पास आरएफ आ गई। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी एम पर। कंपनी एम, बहुत ध्यान से सुनेंगे। कंपनी एम का बीटा फैक्टर दे रखा है 0.95 और ये दे रखा है कि कंपनी एम का जो इन्वेस्टमेंट हमने कर रखा है वो हमें जो रिटर्न जनरेट करके दे रहा है वो 13.5% की रिटर्न दे रहा है। चलिए जरा अपन बहुत सिंपली बात को सुनते हैं। सबसे पहले मैं इसकी एक फेयर रिटर्न निकाल लेता हूं कि कंपनी एम के इन्वेस्टमेंट में अकॉर्डिंग टू द मार्केट क्या फेयर रिटर्न आनी चाहिए, या जिसको मैं बोलूं एक्सपेक्टेड रिटर्न अंडर सीएपीएम। आइए रिटर्न अंडर सीएपीएम। आरएफ प्लस बीटा आरएम माइनस आरएफ 7 प्लस बीटा इसका दे रखा है 0.95 देन 16 माइनस 7 प्लस 16 माइनस 7 इंटू 0.95 लीजिए 15.55% और गिवन रिटर्न आपको गिवन रिटर्न दी हुई है 13 अब आपको डिसीजन लेना है केवल और केवल रिटर्न को कंपेयर करके, यानी आपको सीएपीएम की रिटर्न और जो गिवन रिटर्न है उस आधार पर अगर ये रिकमेंडेशन देनी है कि क्या आपको कंपनी एम के शेयर्स को होल्ड करना चाहिए या इनको लिक्विडेट कर देना चाहिए, तो अब क्या करें। देखिए हालांकि मैं आपको रिटर्न का रूल लिखवा दूंगा, बट मैं बोल रहा हूं पहले लॉजिक आपको अगर याद नहीं रहे तो आपको पता तो होना चाहिए। अभी मैं वैसे तो चाहूं तो आपको बस 1-2 लाइन लिखवा सकता हूं। क्या लाइन होगी कि अगर आपकी सीएपीएम रिटर्न हायर है गिवन रिटर्न से, अगर सीएपीएम रिटर्न हायर है गिवन रिटर्न से, तो सिक्योरिटी मस्ट बी कंसीडर्ड एज ओवर प्राइस्ड एंड शुड बी सोल्ड। और दूसरा रूल ऑटोमेटिकली बन गया कि अगर आपकी जो सीएपीएम रिटर्न है अगर वो आपकी इस एक्चुअल रिटर्न से कम है, तो इसका मतलब आपको क्या करना है,
अगर आपकी CAPM रिटर्न कम है तो इसका मतलब वो अंडर प्राइस्ड है, और अंडर प्राइस्ड है तो आप बाय कर लोगे, और अगर इक्वल आ जाए तो इसका मतलब वो करेक्टली प्राइस्ड है और आप उसे होल्ड भी कर सकते हो। तीनों का डिसीजन बता रहा हूं एज पर द पॉइंट ऑफ CAPM रूल। बाद में मैं इसका चार्ट भी बनवा दूंगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं ये तो आप रट रहे हो कि भाई अगर CAPM ज्यादा है तो इसका मतलब आपको सेल करना है। सीधे को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको ये चीजें ध्यान याद रह जाएं तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूं सोचो, अगर ये भूल गए आप, मान लो ये रिलेशन भूल गए कि CAPM ज्यादा था तो बाय करना था कि सेल करना था, CAPM कम था तो क्या करना था, तो भैया क्या करें? तो एक बहुत सिंपल से कॉमन सेंस पर चलो। देखो वो कॉमन सेंस क्या है वो समझना बस। देखो मुझे ये पता है कि ये जो रिटर्न्स है ना, ये बेसिकली मेरी केई होता है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, देखो थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूं। ये जो रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी मिल रहा है, ये एक इन्वेस्टर के लिए उसकी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न या केई है। अब अगर मैं आपको बोलूं एक बहुत सिंपल से पॉइंट को कि आप है ना प्राइस पर शेयर निकाल लो, उससे आप कंपेयर कर सकते हो। ये फेयर प्राइस पर शेयर निकलेगी, ये आज की प्राइस निकलेगी। आओ जरा एक अज्यूम करके अपन बात करते हैं। यहां पर मुझे ग्रोथ रेट का कोई डेटा गिवन नहीं है, लिसन वेरी केयरफुली। मैंने ये मान लिया कि मैं 5 रुपए का डिविडेंड देता हूं। मैं फिर बोल रहा हूं, वर्किंग को समझो तो मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूं। आओ मान लो 5 का डिविडेंड है और डिवाइडेड बाय के यानी 0.1555। जरा प्राइस पर शेयर निकालो, 5 डिवाइड बाय 0.15, 32.15 आया। इस रेट को डिस्काउंट रेट लेते हुए प्राइस निकालो, 5 डिवाइड बाय 0.1350, 37.04। अब मुझे बताओ कि आपको समझ आ रही है मेरी बात? अगर आज देखते हो तो आज की वर्थ है 37.04। अगर होल्ड करोगे तो जो वर्थ मिलेगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 32.15। क्या करना चाहिए बताओ? ये बेच आज देना चाहिए अभी। आप समझ रहे हो, ये आज की केई है, तो ये आज की शेयर प्राइस है मार्केट की, ये आज की इंट्रिंसिक वर्थ है ये 37.4, क्योंकि मैंने आज की रिटर्न या आज की केई को लेकर प्राइस पर शेयर निकाली, और ये फेयर प्राइस है अकॉर्डिंग टू CAPM। अब समझ आ रहा है कि मैं सेल क्यों करूंगा? यस सर। आप समझ रहे हो, रिटर्न के बेसिस पर आंसर मांग रहा है वो मुझसे, लेकिन अगर मैं लॉजिक पर जाऊं तो बेसिकली रिटर्न के ऊपर से बेस्ड वही वैल्यू का आंसर आता है। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको वो भी बताता हूं। जानते हो बेसिकली हम जब ये एक केई से डिवाइड करते हैं ना, तो ये हम एक तरह की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आप जानते हो ये जो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल होता है, यानी D/K, ये बेसिकली एक ही बात को बताता है, और वो बात है कि आपके डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू क्या है। और प्रेजेंट वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट होता है जो आप बचपन से पढ़ के आए हैं। आप अगर रेट को हाई करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू का टोटल कम आएगा, और अगर रेट को कम करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू का टोटल ज्यादा आएगा। क्या ये चीज आप लोगों ने कैपिटल बजटिंग चैप्टर में पढ़ी हुई है इंटर में? यस सर। ये एक इनवर्स रिलेशन होता है रेट का प्रेजेंट वैल्यू के साथ। IRR के समय पर भी आप ये काम में लेते थे, बस वही रिलेशन मैंने यूज किया है। तो मुझे अब ये प्राइस निकालने की जरूरत नहीं है। मैं अगर एक सिंपल लॉजिक से सोचूं कि अगर मैं 15.55 को लेकर अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा और मैं
13.50 को लेकर अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो इट इज 100% श्योर कि 13.5 को लेकर, यानी जो आज की रिटर्न है उसको लेकर जब मैं शेयर की प्राइस निकालूंगा तो वो हर हालत में 15.55 से ज्यादा ही आएगी। तो इसका मतलब आज अगर प्राइस ज्यादा आ रही है तो मुझे इमीडिएटली उसे सोल्ड कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट रेट जितनी कम होगी, मैं जितनी कम रेट पर डिस्काउंटिंग करूंगा, प्रेजेंट वैल्यू का टोटल उतना ही ज्यादा आएगा। तो यानी अब न तो मुझे शेयर की प्राइस निकालने की जरूरत है, अगर मुझे केवल रिटर्न दे रखी है तो मैं उस केवल रिटर्न के बेसिस पर भी सीएपीएम की रिटर्न से कंपेयर करके डिसीजन ले सकता हूं। मैं आपको नीचे अभी चार्ट बनवा दूंगा, बट मैं फिर भी कह रहा हूं कि हमें लॉजिक्स भी पता होने चाहिए। तो मेरी बात समझ आ रही है? अगर सीएपीएम रिटर्न ज्यादा है तो 100% उस शेयर की फेयर वैल्यू कम होगी, और अगर फेयर वैल्यू कम है आज के कंपैरिजन में तो मैं ये बोलूंगा कि मेरे शेयर्स आज क्या हैं? ओवर प्राइज्ड हैं। मेरे जो शेयर्स हैं वो आज क्या हैं? ओवर प्राइज्ड हैं, और मुझे इमीडिएटली उनको क्या कर देना चाहिए? बेच देना चाहिए। तो यहां लिख सकते हैं हम डिसीजन। ऐसे क्वेश्चन कई बार गलत होते हैं एग्जाम्स में, तुक्के लगाते हैं या फिर हम, तो आपको बस रिलेशन के अकॉर्डिंग चलना है। लिखें since CAPM return is higher than estimated given return, hence shares of company M, hence shares of company M should be considered as overpriced and hence must be सोल्ड। ये लीजिए, ये मैंने आपको पहली कंपनी का डेटा बता दिया। बोलिए आई बात समझ में? तो कंपनी एम का मैंने डिसीजन ले लिया कि आपके जो शेयर्स हैं वो ओवर प्राइज्ड हैं, और ओवर प्राइज्ड हैं तो इसका मतलब मुझे आज उनको क्या कर देना चाहिए? बेच देना चाहिए। ये लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं अगली कंपनी पर, कंपनी एन। कंपनी एन के लिए क्या डेटा दे रखा है? देखो, कंपनी एन विच इज ट्रेडेड एट ₹1200 per share earn its investor a sum of ₹246। इस बार इसकी रिटर्न ही गायब कर दी। सीएपीएम तो निकाल लूंगा, लेकिन इसकी एक्चुअल जो एस्टिमेटेड रिटर्न है वो भी मुझे निकालनी पड़ेगी। तो आओ
एस्टिमेटेड रिटर्न, मैं 246 रुपए कमाता हूं, कोई भी इन्वेस्टर अगर इस कंपनी में पैसा लगाएगा तो 246 रुपए कमाएगा 1200 रुपए की प्राइस पर। तो 246 डिवाइड बाय 20.50%। 20.50% आ गया। आइए अब अपन निकालते हैं फेयर रिटर्न। सीएपीएम रिटर्न, आरएफ आरएम माइनस आरएफ। आरएफ 7 थी हमारी, इस कंपनी का बीटा फैक्टर दे रखा है 1.5 और आरएम थी लीजिए हमारे द्वारा जो एस्टिमेटेड रिटर्न है वो 20.5 है, जो कंपनी दे रही है और देती रहेगी इन्हीं अजम्पशंस के साथ। और अगर मैं उसके मार्केट के अकॉर्डिंग फेयर रिटर्न पर जाता हूं तो वो भी 20.5 है। अब आप कोई भी डिविडेंड ले लो, जब आप 20.5 से यहां डिवाइड करोगे और यहां भी 20.5 से, तो वैल्यू इक्वल आएगी कि नहीं आएगी? और अगर वैल्यू इक्वल आती है तो इट विल बी कॉल्ड कि ये करेक्टली प्राइस्ड सिक्योरिटी है, और करेक्टली प्राइस्ड सिक्योरिटी शुड ऑलवेज बी होल्ड। क्यों? क्योंकि आप, मार्केट कह रहा है फेयर रिटर्न भी 20.5 बननी चाहिए और आपको वो कंपनी दे भी 20.5 ही रही है। तो जब आपकी रिटर्न, एस्टिमेटेड रिटर्न और सीएपीएम रिटर्न दोनों इक्वल हैं तो ये सिक्योरिटी करेक्टली प्राइस्ड सिक्योरिटी मानी जाती है। तो लिख दें decision, since CAPM return is equal to estimated return, hence shares of company N, hence shares of company N should be correctly priced. Correctly priced. So the shares of company N should be considered as correctly priced and must be hold. और आपको उन्हें क्या करके रखना पड़ेगा? होल्ड करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपकी जो सीएपीएम रिटर्न और एस्टिमेटेड रिटर्न इक्वल आ गई तो ये करेक्टली प्राइस्ड सिक्योरिटी मानी जाएगी, और करेक्टली प्राइस्ड है तो हम इसे क्या करेंगे? होल्ड करके रखेंगे। अब है तीसरी कंपनी ओ। आइए कंपनी ओ में क्या बोल रहा है? कंपनी ओ, the price of which is 450, has a beta factor of 0.6. Historical data shows that the annual share price increases of the company is around 8%, and last dividend declared was rupees 12 per share, and dividend payout is expected to double in the next year.
देखिएगा एक, तो आइए कंपनी ओ के लिए अपन वर्किंग करेंगे। अपने को ये दे रखा है कि आज कंपनी के शेयर की प्राइस है 450 रुपए और एनुअल प्राइस में इंक्रीज 8% होता है। तो अगर 8% अगर शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो मेरा कैपिटल गेन बढ़ेगा। तो मैंने सबसे पहले कैपिटल एप्रिसिएशन निकाल लिया कि मुझे 36 रुपए का तो कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है। डिविडेंड इनकम, लास्ट डिविडेंड आपको 12 मिला था और ये बोल रहा है कि एक्सपेक्टेशन है कि अगली बार आपका जो डिविडेंड पे आउट है वो डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब 12 इंटू 2, 24 रुपए का आपको डिविडेंड मिलेगा। तो व्हाट डज इट मीन कि आप कंपनी से जो कमाओगे वो 60 रुपए कमाओगे। तो अब मैं एस्टिमेटेड रिटर्न निकाल सकता हूं। एस्टिमेटेड रिटर्न इज इक्वल टू 60 कमाऊंगा 450 की शेयर प्राइस पर इंटू 100। तो लीजिए 60 डिवाइडेड बाय 450 इंटू 100, 13.33% मेरी रिटर्न आ गई। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डेटा मैं क्या कमाई कर लूंगा, मेरी जो एस्टिमेटेड रिटर्न आएगी इस कंपनी ओ में वो आएगी 13.33। आगे बढ़ते हैं, सीएपीएम रिटर्न। आरएफ प्लस बीटा, आरएम माइनस आरएफ, 7 प्लस, इस कंपनी का बीटा फैक्टर दे रखा है 0.60, तो रिटर्न आ गई 12.4%। अब देखिए आपकी एस्टिमेटेड रिटर्न है 13.33, 12.4। अगर आप शेयर की प्राइस निकालोगे तो क्या होगा, कहां पर ज्यादा आएगी शेयर की प्राइस, फेयर रिटर्न के आधार पर, यानी आज की प्राइस, क्योंकि अगर 13.33 को लेकर अगर आप P0 निकालोगे और एक बार 12.40 को लेकर P0 निकालोगे तो आज की प्राइस कम आएगी। तो अगर आज की प्राइस कम है और आपके पास फेयर प्राइस ज्यादा है तो इसका मतलब ये सिक्योरिटी क्या है, अंडर प्राइस्ड है और मैं इसे क्या करूंगा, होल्ड करके रखूंगा। आइए डिसीजन, सिंस CAPM रिटर्न, since CAPM is less than estimated return, hence security should be considered, hence security should be considered as
underpriced and must be bought। यानी अगर CAPM रिटर्न लेस देन द एस्टिमेटेड रिटर्न है तो हमारी वो सिक्योरिटी अंडर प्राइस्ड कहलाएगी, और अगर वो सिक्योरिटी अंडर प्राइस्ड है तो हमें उस सिक्योरिटी को क्या कर लेना चाहिए, खरीद लेना चाहिए। तो ये देखिएगा, ये आपके स्टडी मटेरियल का था इलस्ट्रेशन नंबर 22 और शीट में क्वेश्चन नंबर 74। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। किस किस पर बेस्ड, केवल और केवल CAPM रिटर्न पर बेस्ड। यानी दोनों के, एक तो क्वेश्चन, दो तरह के क्वेश्चन बन गए, एक तो प्राइस निकालना और उसके बेसिस पर स्ट्रेटेजी बनाना, और एक CAPM रिटर्न और जो एस्टिमेटेड रिटर्न है या जो एक्चुअल रिटर्न है उनको कंपेयर करके और उस आधार पर अपने इन्वेस्टर की क्या बनाना, स्ट्रेटेजी को बनाना।